तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार की जो बड़ी खबर मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि महाबिहार मुक्ति आंदोलन जो लगातार 1 साल से चल रहा था वो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लगभग 6 महीने हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में इस मामला को करते हुए, और वहां से जो भी आश्वासन मिल रहा है वो कुछ नहीं, तो डेट पे डेट बढ़ती जा रही है, उस पर कोई सुनवाई नहीं। और इसमें और भी गहराई की बात मैं बताऊं आपको, एक सनसनीखेज मैं आपको एक खबर में बताने जा रहा हूं, वो ये है कि महाबिहार जो पुरातत्व विभाग की तरफ से लापरवाही के हैं या और भी जो विभागीय हैं उनकी तरफ से लापरवाही, महाबिहार का जो टेम्पल है वो कहते हैं कि एक राज्य का लिस्ट और एक सेंट्रल का लिस्ट, उसमें किसी भी लिस्ट में ये शामिल नहीं किया गया है, जो कि ये शामिल होना चाहिए, राज्य में होना चाहिए या सेंट्रल में होना चाहिए। यूं कहें कि पुरातत्व विभाग की तरफ से जो लापरवाही हुई है उसके तरफ से इतना बड़ा जो महाबिहार का जो मुद्दा है जो गरमाया हुआ है उस पर बहुत सारे मतलब ऐसे सबूत हैं जो कि पत्थर के माध्यम से या उसकी खुदाई के माध्यम से अभी उसके पास सबूत के तौर पर है पुरातत्व विभाग के पास, मगर वहां से जो खबर जो आई है निकल करके कुछ खुफिया सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि उस सबूत को ऐसे दबाया गया है कि इस मुद्दे को वहीं मतलब बाहर ना निकले, वो मुद्दा वहीं रहे, क्योंकि कहा जाता है कि 2 टीमें मतलब होती है, एक राज्य सरकार की, एक राज्य के स्तर पे और एक सेंट्रल के स्तर पे। जो बड़े बड़े जो भव्य मंदिर होते हैं किसी भी मतलब के धर्म के हो, उनको उसमें डाला जाता है जो सेंट्रलाइज है, जो बड़े बड़े मंदिर की जो बातें होती है, और जो राज्य स्तर यानी जो छोटे छोटे मतलब कि मंदिर होता है वो उसको देख रेख के रूप में वो राज्य स्तर तक ही होती है। मगर ये महाबिहार जो मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, अभी किसी भी लिस्ट में नहीं है, न सेंट्रल में है न राज्य में है। अगर ये राज्य में होता या सेंट्रल में होता तो शायद इस पे सुप्रीम कोर्ट भी इस पे संज्ञान लेता, वो लिस्टिंग चेक करके संज्ञान लेता। मगर अब इसको लिस्टिंग करवाने के लिए अभी हमारे बीच में है काफी कानून के अच्छे जानकार हैं। आज जब भी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में डेट पड़ती है, उन्होंने भी पिटिशन उसमें लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से, और उनके साथ में कई लोगों की टीम है जो कि हमेशा वो डेट आगे पड़ जाती है तो फिर यहाँ से रवानगी करते हैं। महाराष्ट्र के लोग हैं कुछ, उनसे हम बात करेंगे और क्या वो गहराई है हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम तह तक नहीं जाएंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिल सकता। महाबिहार ऐसे ही उलझा रहेगा, उसको कभी न्याय नहीं मिल सकता, और चाहे कितना ही बड़ा बड़ा आंदोलन हो, चाहे कुछ भी हो, अभी उस पर न्याय मिलना नामुमकिन है जब तक हम उस जड़ पे नहीं पहुंचते हैं। तो इसी के साथ में हमारे साथ में दिलीप काकड़े जी हैं जो कि रेगुलर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते रहते हैं, वहां पे सुनते रहते हैं कि क्या जजमेंट आया है। हालांकि जजमेंट जब आता है जब आपकी पिटिशन पे कुछ सुनवाई होती है, जब फाइल देखी जाती है, अभी तक फाइल ही नहीं देखी गई है तो डेट पे डेट पढ़ना संभव है। तो हमारे साथ में है दिलीप काकड़े जी। पूरा क्या है मतलब ये जो महाबिहार मुक्ति आंदोलन के जो अब ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी डेट पे डेट मतलब कि पढ़ना, और काफी दिनों से आप लोग सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लगभग अगस्त 2025 से ही। तो क्या है मतलब इसमें सच्चाई आखिर क्या है? सबसे पहले संतोष कुमार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट दिलीप काकड़े बॉम्बे से आता हूँ, और लास्ट ईयर जो बोध गया महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन 12 फरवरी से बोध गया में शुरू हुआ, और उसका जो प्रभाव है वो पूरा देश दुनिया में उसका प्रभाव हो गया।
और सब जागृति हो गई। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई शुरू हुई थी। तो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट में जो आज के चीफ जस्टिस है, उस टाइम उनके बेंच के सामने आज के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी है, उनके सामने ये मामला आया था। तो उन्होंने ही परमिशन दिया था कि भारत में जिसको भी बोधगया महाबोधि महाविहार के बारे में किसी को रिट पिटिशन या इंटरवेंशन करना है तो सबको परमिशन दिया था। और उस हिसाब से भारत में 5-6 संस्था ने रिट पिटिशन भी दाखिल किया। 30 लोगों ने तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी दाखिल किया है। और हर महीने में उसकी अभी डेट पे डेट हो रही है। आज 18 तारीख, आज 17 तारीख फरवरी की है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और आइटम नंबर 24 था। आज चीफ जस्टिस की बेंच बैठी। चीफ जस्टिस के बेंच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी थे, उनके साथ में जय मल्ल्या बागची थे, और तीसरे जो जस्टिस थे वो जस्टिस नागरत्ना। ये तीन बेंच ने दिन भर आज जितने भी केसेस हुए वो सुनवाई की। हमारा 24वां आइटम था। हमारा 4:30 बजे नंबर आया हमारे केस का। तो उसी टाइम हमारी तरफ से जो पिटिशनर की तरफ से भी जितने एडवोकेट्स थे, और बिहार सरकार की तरफ से और मन की तरफ से भी कुछ एडवोकेट्स आया, तो सबको सुनने की कोशिश हो गई। और वो मन के एडवोकेट ने भी पार्टी बनाने की अपील की और बिहार स्टेट के बारे में बात करने की शुरू की। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जिसको अभी और जिसको जो भी सबमिट करना है या जिसको पार्टी बनना है, वो विद इन 4 वीक्स 4 हफ्ते के अंदर जिसको जो सबमिट करना है वो करो। और उसके बाद में नॉन स्टॉप विदाउट एडजर्नमेंट हियरिंग होगी, ऐसा आज का जजमेंट दे दिया है। अभी देखेंगे कि 4 हफ्ते के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की तारीख होगी और इसका जो आज का जो ऑर्डर आया, तो ऑर्डर के हिसाब से उसका स्पष्टीकरण में बाद में हो सकता है। लेकिन नक्सल में आज इतना ही हो गया। हमने एक सवाल मतलब ये जानकारी मिली है कि महाविहार का इतना बड़ा आंदोलन है, इतना बड़ा मतलब सब्जेक्ट हो गया है, पूरे देश में जो है इसको लेकर के मतलब चर्चा है, आंदोलित है लोग। अभी बताया जा रहा है कि राज्य स्तर पे और सेंट्रल स्तर पे, है ना, इस महाविहार को कहीं भी किसी स्तर पर डाला नहीं गया, तो वो क्या है मामला पूरा? इसके लिए आपको भाई शुरू से इसका रिसर्च टाइप स्टडी करके देखना पड़ेगा। मैं इन शॉर्ट में आपको बोलने की कोशिश करूंगा कि देखो, ये आंदोलन जो है, आंदोलन का जो फाउंडेशन है वो 1886 में शुरू हुआ था। सर एडविन अर्नॉल्ड थे, और सर एडविन अर्नॉल्ड ने 1886 में जब बोधगया जाके वो परिसर को देखा था, और तब से उन्होंने संकल्प किया था कि ये बोधगया महाबोधि महाविहार महंत के हाथ से निकाल के इनको बौद्धों के हाथ में देना चाहिए था। वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, लेकिन उसने ब्रिटिश सरकार को, लंदन के और भारत को, इनको भी बहुत रिक्वेस्ट किया था, कन्विंस किया था, पूरे बुद्धिस्ट कंट्रीज को कन्विंस किया था, और उन्होंने कोशिश किया था, और उनकी डिमांड थी कि कानून बना के इसको बौद्ध लोगों के हाथों में देना चाहिए। लेकिन उस टाइम भारत में बौद्ध नहीं थे, तो बुद्धिस्ट कंट्री जितनी है उनकी एक समिति बना के उस समिति के हाथ में इसको देना चाहिए। ये उनका आंदोलन 1904 तक रहा। उसके बाद में 1891 में अनागरिक धम्मपाल ने जो आंदोलन शुरू किया वो 1933 तक चला, और उसके बाद में थर्ड जो है वो 1992 से 2006 नागार्जुन सुराई ससाई इनका आंदोलन हुआ। तो ये 3 फेज, और अभी का जो चौथा फेज है वो शुरू हुआ। ये जो कानून बना है, जिस कानून के लिए हम लोग रद्द करना चाहिए, ये जो बात करते हैं, ये कानून जब अनागरिक धम्मपाल का जो आंदोलन चल रहा था, तो 1922, 1923, 1924, 1922, 1923, 1924 जो कांग्रेस के 3 अधिवेशन हो गए थे, उस अधिवेशन में जाके हमारे अनागरिक धम्मपाल की टीम और बर्मा और श्रीलंका के कुछ भिक्खु महासंघ की टीम कांग्रेस को रिक्वेस्ट किया था कि अभी ब्रिटिश लोग तो हमारा नहीं सुन रहे, इसलिए आप हमें न्याय दे दो करके। तो उस टाइम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन बड़े बड़े लोगों को अपील की थी। तो 1924 में कांग्रेस ने
इसके ऊपर एक कमेटी बनाई थी और कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कमेटी ने कांग्रेस को 1 साल में सिफारिश की थी और उसी सिफारिश के आधार पर जो आप जो अभी का जो कानून कहते हैं वो उसी सिफारिश के तहत बनाया है। उन्होंने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिफारिश में कहा था कि इसका कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून बनने के लिए उन्होंने कहा था कि आधे हिंदू और आधे बौद्ध ऐसे मिलके एक कानून बनाना चाहिए उन्होंने। और जो ये 1949 का जो एक्ट बना है उस एक्ट का 1948 में जो विधेयक था बिल, उस बिल का जो ऑब्जेक्शन रीजन और उद्देश्य बनता है उस उद्देश्य में क्लियर कट लिखा है कि ये कानून क्यों बनना चाहिए। ये कानून इसलिए बनना चाहिए बनाया जा रहा है कि इसमें हिंदू और बौद्धों का जो झगड़ा है उस झगड़े को निपटारा करने के लिए इस कानून को बनना चाहिए। हमारा ये कहना है और मेरा ये सबमिशन है कि हमें ये जो कानून है ये हमारा जो महाबोधि महाविहार ये पुराना एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, ये प्राचीन स्मारक है, ये प्राचीन धार्मिक स्मारक है। जैसे प्राचीन धार्मिक स्मारकों के लिए कानून बनता है उसी हिसाब से इसको प्राचीन धार्मिक स्मारक का ही कानून बनना चाहिए। लेकिन जो 1949 का जो कानून है वो कानून हिंदू और बौद्धों का झगड़ा निपटारा करने के उद्देश्य से इसको कानून बनाया है और अकॉर्डिंगली हम उसमें जो तरतूब सब देख रहे हैं, प्रोविजन सब एक्ट में देख रहे हैं कि हिंदू अध्यक्ष होगा 5 और 4 ये सब जो किया है ये पूरा इसका ऑब्जेक्शन रीजन भी आधार ही गलत है। दूसरा हमारा ये कहना था कि हमने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है तो हमारी याचिका दायर करने का भी मकसद ये था कि जैसा कि आंदोलन शुरू जब हुआ तो बहुत से दिल्ली के पत्रकारों ने भी सवाल पूछा था बुद्ध गया में जाके, बाद में प्रकाश अंबेडकर जी ने भी वहां एक सवाल पूछा था, एडवोकेट जय भीम ने भी ये सवाल पूछा था और हम लोग भी ये सब वीडियो देखे थे और हमारा भी वही सवाल था कि सभी भारत के और दुनिया के बौद्धों का डिमांड है कि वो 1949 का कानून निरस्त होना चाहिए। ये बात सभी दुनिया के लोगों को मंजूर है, हमें भी मंजूर है और हमारी भी ये डिमांड है। लेकिन उसके बाद में बहुत से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स में और दिल्ली के पत्रकारों ने ये सवाल खड़ा किया था कि भाई ये कानून रद्द होने के बाद आगे की क्या व्यवस्था होगी, इसका अल्टरनेट क्या होगा, और इसका अल्टरनेट नहीं होगा और इसका अल्टरनेट आपके पास नहीं होगा तो आंदोलन का क्या फायदा होगा, किसके हाथ में देखो, कौन से ग्रुप के हाथ में देंगे, कौन से बौद्धों के हाथ में देना, ये इसके ऊपर कोई सोचा है क्या। तो हमने भी उसके ऊपर रिसर्च करके हमने भी ये सोचा और उसका पहला सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि इसका अल्टरनेट सबसे पहला हमारा रिसर्च है और हमारा ये भी डिमांड भी है कि इसका ये जो स्टेट एक्ट बना है और ये जो 1949 का एक्ट निरस्त होना चाहिए और उसकी जगह पे सेंट्रल कानून बनना चाहिए, नेशनल एक्ट्स बनना चाहिए। ये उसका पहला हमारा अल्टरनेटिव है। अभी ये सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे कि आपके माध्यम से पता चला है कि अभी पुरातत्व विभाग के पास में जानकारी होने के बावजूद भी इस महाविहार को न राज्य स्तर पर मतलब लिस्टिंग में है न सेंट्रल लिस्टिंग में, तो आप कानून की कैसे बात करते हैं? देखो ये जो अभी आप उसमें शामिल होंगे जभी तो। हाँ, ये संविधान का जो आर्टिकल है 49 वो 49 के हिसाब से ये प्राचीन जो पुरातत्व स्मारक है इनको कानून बनाने के लिए परमिशन देता है। लेकिन उसके लिए स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बनती है। स्टेट लिस्ट में 67 नंबर का सब्जेक्ट है जो प्राचीन पुरातत्व का है। वो लिस्ट में जितने भी सम्मिलित हो गए नेशनल इंटरेस्ट के लिए उसका भारतीय संसद कानून बनाती है। और भारत में अगर अम्बे को कानून बनाना है तो प्राचीन या स्मारक होना चाहिए, उसका नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। हमारा भी सेंट्रल एक्ट मांगने का यही उद्देश्य है कि जैसे भारत में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कैनिंग ने एस्टेब्लिश किया था और उसके जो पहले संचालक कनिंघम थे और कनिंघम के पर्यवेक्षण में ही उनके सुपरविजन ये बोध गया का पूरा आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट मॉन्यूमेंट तो होना चाहिए, प्राचीन स्मारक के लिस्ट में तो होना चाहिए। लेकिन इसको प्राचीन स्मारक के लिस्ट में
डाल के इसको प्राचीन स्मारक का आधार बना के जो कानून बनाना चाहिए था ना, वो कानून अभी भी नहीं बना है। हमारा कानून बना है कि हिंदू और बौद्धों का झगड़ा निपटाने के लिए कानून बनाना है। हमारा डिमांड ये है कि अगर ये जो नेशनल भी नहीं है तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट का प्लेस है, ये पूरी दुनिया के बौद्धों की श्रद्धा का ठीक स्थल है, तो इसका जो है वो नेशनल कानून ही बनता है अगर इसका आधार एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, प्राचीन स्मारक करके होगा और वो आर्कियोलॉजी के लिस्ट में अगर आता है तो उसका ऑटोमेटिक ये है। तो इसको नेशनल कानून बनाने के लिए जो सेंट्रल के लिए 7th शेड्यूल में जो संघ सूची बोलते हैं उसको 67 नंबर में प्राचीन स्मारक का है, उसमें अगर इसको आना चाहिए और उसमें इसको समाविष्ट करना चाहिए। मतलब क्या है कि बोध गया महाबोधि महाविहार को प्राचीन स्मारकों की लिस्ट में समाविष्ट करना चाहिए और वो नेशनल इंटरेस्ट की होगी तो उसका ऑटोमेटिक क्या बनेगा, सेंट्रल एक्ट बनेगा। लेकिन उसको लिस्ट में नहीं आएगा तब तक तो नहीं बनेगा। तो क्या लगता है कि मतलब ये षड्यंत्र पहले सालों से चलती आ रही है या मतलब कि किसी उसके तहत मतलब इस चीज को फ्री छोड़ दिया गया है? अभी हम लोग ये देखते हैं कि फ्री मतलब छोड़ना कि मतलब महाविहार में कोई भी जाए, कोई भी मतलब इसमें आपत्ति किसी जिस टाइम कानून बना था तो उस टाइम झगड़ा करने के लिए कोई नहीं था। जब 1949 का जब कानून बना तब महाबोधि सोसाइटी एक थी, लेकिन महाबोधि सोसाइटी की तरफ से इतना कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कमेटी में जो कमेटी बनी थी उसमें वली सिन्हा ये उनके मेंबर थे। तो ये बात सच है कि 1949 का जब कानून बना तब भारत में किसी ने भी उस कानून को अपोज नहीं किया या किसी को अपोज करने में शक्ति नहीं। इसमें अभी अपोज कब हो रहा है, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से हम लोग 14 अक्टूबर 1956 के बाद जो कन्वर्ट हुए उनके माध्यम से ये इशू 1991 में बड़े पैमाने से हो गया। अभी हम लोग ये सब विषय ये कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हम अगर सब लोग इकट्ठा होके अगर इस आंदोलन को सड़क पे और जुडिशियरी में इकट्ठा होके अगर लड़ेंगे तो इसका इम्पैक्ट होगा। अगर अलग अलग लड़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट कैसे इकट्ठा होंगे? मतलब कि एक दूसरे को कोई इधर मतलब कि टांग खींच रहा है, वो उधर उसका टांग खींच रहा है, वो अपना संगठन इधर बना के घूम रहे हैं, वो उधर घूम रहे हैं। मतलब कई लोग हैं वो अपने अपने मतलब इसमें लगे हुए हैं। सब्जेक्ट एक है महाविहार मुक्ति आंदोलन, मगर मंच बहुत सारे मतलब बन गए, संगठन बहुत सारे बन गए उसके आड़ में। यही तो इसके लिए यही सोल्यूशन था। बनते ना सुरई ससाई का जो आंदोलन था उस आंदोलन के टाइम में कोई ग्रुप नहीं बने थे, क्योंकि उसमें कोई बैनर नहीं था, उसमें एक्शन कमेटी बनी थी, बोध गया महाबोधि महाविहार एक्शन कमेटी। इस बैनर के तहत ये आंदोलन हुआ था। जब वैसे ही आंदोलन सर एडविन अर्नल्ड के पीरियड में भी वैसा ही आंदोलन हुआ है। तो जो पहले 3 आंदोलन है अनागरिक धम्मपाल या उस टाइम में तो हमको ग्रुपिज्म नहीं दिखती है। ग्रुपिज्म नहीं दिखती, इसका कारण ये है कि जो तीनों भी आंदोलन हिस्टोरिकल बने, लेकिन उस आंदोलन को किसी भी ग्रुप ने ओन नहीं किया। सबने इकट्ठा मिलके एक नेशनल एक्शन कमेटी बनाया और उसी नेशनल एक्शन कमेटी के माध्यम से ये बना है। तो हमारा यही डिमांड है। हम जब दिल्ली में आए थे और सब जगह जाते हैं हम यही बोलते हैं कि अपना अपना संगठन सब बाजू में रखो और महाबोधि महाविहार आंदोलन के लिए एक नेशनल एक्शन ही काम करेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आंदोलन का प्रभाव सरकार के ऊपर नहीं होगा। चलिए, तो आपने तो बहुत मतलब कि अंदर की मतलब जिसको पता भी नहीं था वो आपने मतलब कि वो खुलासे कर दिए हैं, क्योंकि मेन तो जड़ ये है और मेन जड़ में अगर काम नहीं होता है तो फिर वो आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं, फिर तो महाविहार मुक्त तो होगा ही नहीं ऐसे। तो हमारा यही कहना है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी हमारा मकसद यही है कि इसको निरस्त करके अगर सरकार आज भी तैयार होगी कि 1949 का कानून निरस्त करके 9 के 9 बुद्धिस्ट लोग उसमें डालेंगे और तो वो सरकार नॉमिनेटेड लोग होंगे। हमारा कहना है कि ये सरकार नॉमिनेटेड नहीं होगा। उसके लिए सवाल के घेरे में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कहीं न कहीं आता है कि आप जो इतना प्राचीन जो टेम्पल है महाविहार वो
मतलब कि उसके पास सारे सबूत होते हुए भी मतलब कि कहीं भी मतलब अभी देखो उसमें तो उसको पहले कैसे मतलब घेरने का काम करेंगे आप? यही है अभी आर्कियोलॉजी उसके जो बेस रिलीफ है कुछ कुछ उसका प्रोटेक्शन उनके हाथ में है उधर। यूनेस्को ने भी यूनेस्को है, आर्कियोलॉजिकल है। इसका मतलब क्या है कि यूनेस्को में लिस्ट में ये वर्ल्ड साइट हो गया है। तो वर्ल्ड जो साइट है उसका स्टेट कानून नहीं बनना चाहिए, उसका सेंट्रल एक्ट ही बनना चाहिए का। अगर इसका जब तक इसका स्टेट एक्ट सेंट्रल एक्ट नहीं बनता है तब तक इसका इंपॉर्टेंस और इसका प्रोटेक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। क्या एक आधार ये बन सकता है कि अगर इस डिपार्टमेंट को भी अगर वहां पे शामिल कर दिया जाए? नहीं, वो तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कोई संबंध नहीं आता है। जब तक भारत सरकार, जब लिस्ट कौन बनाएगा? भारत सरकार लिस्ट बनाएगा और भारत सरकार महाबोधि महाविहार को नेशनल इंपॉर्टेंस का करके सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व तो बन सकता है ना कि मतलब उससे जवाब मांग सके, मतलब कि वो जो सारे सबूत है वो तो मांग सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट कर सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा राम मंदिर के जजमेंट के ऊपर जो किया तो हम लोग ने ऐसा ही बोला है कि जैसा राम मंदिर के जजमेंट के अंतर्गत अंदर का बाहर का इंक्रोचमेंट है ये सब तो किया और उसका सेपरेट ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ऐसा भी ये किया है। उसी टाइप का जजमेंट डायरेक्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट को दे कि इसका भी ऐसा बनाया जाए कि इसका भी जो अल्टरनेट होगा उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। हमारा भी कहना यह है कि हमको समाज भारत के बुद्धिस्ट लोगों के रिप्रेजेंटेशन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन से आदमी की ये कमेटी बननी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट का चुनने में कोई ये नहीं होना चाहिए। और इसका जो कानून है उसका बेस जो है, आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन एक्ट का स्टडी करोगे तो वो बेस आपको मिल जाएगा। हमने इसका अल्टरनेटिव ड्राफ्ट भी बनाया है और हमने जो कुछ आपको 2-4 रीजन बोले कि सेंट्रल एक्ट क्यों चाहिए उसका हम लोग ने बुक भी बनाया है और ये सब हम आने वाले दिनों में पब्लिश भी करने वाले हैं। चलिए तो हमारे बीच में थे दिलीप काकड़े जी, जो कि महाराष्ट्र से दिल्ली में पहुंचे हैं और दिल्ली में जो महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर के इनकी तरफ से भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है और उस पे हर बार मतलब आते हैं और यहाँ से डेट लेकर के जाते हैं। मगर इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो खुलासे किए हैं